है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस ऐसा टर्म है जो सेल की डेथ को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर भी अपोप्टोसिस शब्द है, इसका मतलब है कि सेल की डेथ करवानी, सेल की डेथ की प्रोसेस को हम बोलते हैं अपोप्टोसिस। ओके। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके की सेल्स होती हैं। ये बहुत सारे तरीके की सेल्स डिसाइड करती है कि बॉडी डिसाइड करती है कि आपको सर्वाइव करना है या आपकी डेथ करवानी है। ठीक है। तो बॉडी में जब किसी सेल का मतलब प्रोग्राम बेसिस पर डेथ होता है तो उसको हम बोलते हैं अपोप्टोसिस। ठीक है। तो हम चल रहे हैं बेसिक समझते हैं कि अपोप्टोसिस होता क्या है। और देखो, हमारी बॉडी में ना दो तरीके से सेल की डेथ होती है। एक होता है एक्सीडेंटली और एक होता है प्लानिंग के साथ। एक्सीडेंटली मतलब जैसे आप कुछ कर रहे हो, आपका हाथ अचानक से कट गया, मतलब छोटा कट लग गया, बड़े हाथ नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो छोटा सा कट लग गया आपके हाथ में, तो आपकी स्किन की सेल कट गई, है ना, डैमेज हो गई। तो डैमेज होने पर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन आता है, मतलब वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और बॉडी को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मुझे इन सेल को रिकवर करना है। तो जहाँ पे आपको कट लगा था वहां पे 2-3 दिन में सेल अपने आप रिकवर हो जाती है और नॉर्मल जैसी हो जाती है पहले से, अगर ज्यादा डीप कट ना हो तो। अगर डीप कट होता है ना तो फिर निशान रह जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है। ये अपनी बॉडी का एक सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में कोई भी सेल दो तरीके से काम करती है, या तो एक्सीडेंटली कट हो जाता है या फिर हम प्रोग्राम बेसिस पे सेल की डेथ करते हैं। प्रोग्राम बेसिस पर मतलब मैं चाहती हूँ कि ये सेल इतने दिन में मर जाए, इसको बोलते हैं हम अपोप्टोसिस का प्रोसेस। जैसे कि आपकी बॉडी में 120 डेज में आरबीसी मर जाती है ना। तो ये 120 डेज में जो आरबीसी का डेथ होता है, तो आरबीसी को किसने बोला कि आप 120 डेज में हटो यहाँ से, है ना। तो उसके लिए बॉडी ने प्रोग्रामिंग कर रखी है। तो जब किसी सेल का प्रोग्राम डेथ होता है तो उसको बोलते हैं हम अपोप्टोसिस। जब सेल का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। तो सबसे पहले समझो नेक्रोसिस क्या है। देखो, ये एक नॉर्मल सेल है। इस सेल में ये जो नॉर्मल सेल है ना, नेक्रोसिस हो गया मतलब कहीं कोई कट लग गया। तो ये जो नॉर्मल सेल है वो क्या करती है, ऐसे अपना पूरा साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, वो तो कट गई ना, तो पूरा साइटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट कर देती है, बाहर डिफ्यूज करती है। और डिफ्यूजन की वजह से बहुत सारे इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन आता है। इन्फ्लामेशन मतलब कि स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, है ना। तो इस वजह से सेल को, आसपास की सेल को सबको पता चलता है कि अच्छा ये सेल डेथ हो गई है तो इसको रिकवर करना है ना। तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम आता है, सेल्स की रिकवरी करता है और डेड सेल को वहां से हटा देता है। ये है एक तरीका नेक्रोसिस का। इसमें प्रोसेस में सबसे पहला स्टेट क्या होता है, जो सेल कट गई वो तो डिसइंटीग्रेट कर देगी अपना अंदर का मटेरियल, पर उसके आसपास की सेल जो स्वेल हो गई ना, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो जनरली इनका जो क्रोमेटीन होता है, मतलब अंदर का जो क्रोमोसोम होता है ना, वो क्लम्प बना लेता है, गुच्छे जैसा इकट्ठा हो जाता है। और जितने भी ऑर्गेनल्स है ना वो सारे स्वेलिंग कर जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल होके पूरी सेल को स्वेल कर देता है। तो आसपास की जितनी भी सेल ऐसे स्वेलिंग स्वेलिंग शो करेगी ना, उसको बाद में डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है और बाद में इन्फ्लामेशन के थ्रू इन सब सेल्स को रिकवर कर देते हैं। ठीक है। मतलब डेड सेल को यहाँ से हटा देते हैं और नई सेल लगा देते हैं। ठीक है। अब हम बात करें अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड करना है कि इस सेल को मुझे मारना है या इस सेल की मुझे डेथ करवानी। तो क्या करते हैं, तो सेल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, तो ये जो सेल होती है, ये अपना क्रोमेटिन जो है ना वो पूरा कॉम्पैक्ट कर लेती है। इसका भी क्रोमेटिन कैसा हो जाता है, पूरा कॉम्पैक्ट इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने के साथ साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो पूरा कंडेंस्ड होने लगता है ना। कंडेंस्ड होने के साथ में माइल्ड कॉन्वुलेशन, कॉन्वुलेशन मतलब छोटी छोटी बॉडीज बनने लगती है ना। तो ऐसा पूरे सेल ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। इनको हम बोल देते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। और ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज होती है ना, ये छोटे छोटे से फ्रेगमेंट बना लेती है। फिर क्या करें, तो इन फ्रेगमेंट को मैक्रोफेजेस के पास भेज दो। मैक्रोफेजेस छोटे छोटे से एपोप्टोटिक बॉडी को खा जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना।
तो अपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन जनरेट नहीं होता जब आपने डिसाइड किया कि सेल को मारना है। जब सेल एक्सीडेंटली डिसाइड करती है कि ये सेल का डेथ करना है, तो वहां पर इन्फ्लामेशन जनरेट होता है ना। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो डिफरेंस में तो और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि नेक्रोसिस जब होता है ना, तो सेल ऑर्गेनल्स स्वेल हो जाते हैं, जबकि अपोप्टोसिस जब होता है तब क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन और साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर रिलीज हो जाता है। यहाँ पर इंट्रासेलुलर कंटेंट बाहर रिलीज नहीं होता, पास के सेल को भी नहीं पता हो रहा होता है कि ये सेल मर रही है, लाइकवाइज। ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लामेशन जनरेट होता है, यहाँ पर कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं आता, सीधी सीधी एपोप्टोटिक बॉडीज होती है वो फेगोसाइटिक सेल तक पहुंचा दी जाती है और फेगोसाइटोसिस हो जाता है, सेल का डेथ हो जाता है। ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज एपोप्टोसिस। तो हम चले आगे की स्लाइड पर। ठीक है। तो देखो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, है ना। तो अपोप्टोसिस को ही दूसरा नाम जिससे पढ़ते हैं वो है आपका प्रोग्राम सेल डेथ। जब किसी सेल का डेथ प्रोग्राम्ड मैनर में किया जाए तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ या फिर अपोप्टोसिस। इसको इंड्यूस भी करवाया जा सकता है और ये एक ऑर्डर्ड प्रोसेस है, मतलब सीक्वेंस से चलेगा, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है खुद को डेमिस करने के लिए, मतलब खुद को मारने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। एपोप्टोसिस करने की जरूरत क्यों है? तो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन के लिए। होम्योस्टैटिक मतलब आपकी बॉडी में सारी सेल का मैनेजमेंट फिक्स होता है कि मुझे बॉडी में कहाँ पर कितनी सेल चाहिए, कितनी सेल को कितने दिन बाद मारना है, किन सेल्स को रिपेयर करने की जरूरत है। उस हिसाब से हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक रेगुलेशन करने के लिए अपोप्टोसिस जरूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा हिमेटोपोइटिक सिस्टम के रेगुलेशन में भी अपोप्टोसिस का रोल होता है। क्या होता है हिमेटोपोइटिक सिस्टम? हिमेटोपोइटिक मतलब ब्लड सेल्स का रेगुलेशन, है ना। हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनका अब सबका लाइफ स्पान होता है। जैसे बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज होती हैं आपकी 2 से 3 दिन तक ही सर्वाइव करती हैं, आरबीसी आपका 120 डेज तक सर्वाइव करता है। तो इनका रेगुलेशन कौन देखेगा, कौन 120 डेज बाद मारेगा? तो सेल का बॉडी का अपना एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं अपोप्टोसिस, जो हमारी बॉडी में सेल का डेथ को रेगुलेट करता है। नेक्रोसिस इज अनलाइक द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जैसा नहीं होता। नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल डैमेज हो जाती है पहले और फिर बाद में उसको इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के बिहाफ पर रिकवर किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो हम समझेंगे, 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग अपोप्टोटिक सेल्स को लेकर कि अपोप्टोसिस जब होगा तो सेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। दूसरा, सिग्नलिंग कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि सेल की डेथ करवानी है ना। तो हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं अपोप्टोटिक सेल्स में। तो पहला है आपका कि कैसे पहचानोगे कि सेल अपोप्टोटिक सेल है ना। तो उसके कुछ फीचर्स है कि अगर उसका डीएनए, सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर किसी सेल का अपोप्टोसिस हो रहा है या किसी सेल का अपोप्टोटिक फेज में जाना है, तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका डीएनए फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। मतलब मैं इन शॉर्ट ये भी बोल सकती हूँ कि अगर किसी सेल का डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया है तो वो सेल डेथ की तरफ जाएगी डेफिनेटली। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है डीएनए का। दूसरा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि जनरली आपकी जो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर की लीफलेट में, लीफलेट मतलब जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना होता है ना, तो लिपिड की 2 लेयर होती है। तो एक होती है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं आउटर लिफलेट, और अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं इनर लिफलेट। ठीक है। तो जनरली फॉस्फेटिडिल सेरीन जो होता है वो इनर लिफलेट पर प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल में। पर अगर सेल का अपोप्टोसिस होना है तो फिर फॉस्फेटिडिल सेरीन मिलेगा सेल के बाहर की तरफ। ठीक है। फॉस्फेटिडिल सेरीन कहाँ मिलेगा?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। इसके अलावा आपका नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होता है, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा होता है? अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, -70, है ना। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ऐसा। देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बोल रही हूँ ना, वही कैरेक्टरिस्टिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के भी होंगे, है ना। तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाता है। कैसा डिस्टर्ब हो जाता है? कि जो मेंटेनेंस होना चाहिए, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है जब सेल का अपोप्टोसिस होना है। ठीक है, तो ये क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक प्रोटीन होता है, दैट इज साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा होगा, है ना। एक मूवमेंट करने वाला प्रोटीन होता है, मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो साइटोक्रोम सी होता है ना, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, जनरली ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आने लगता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट होता है क्या? साइटोक्रोम सी। ये आ जाता है कहाँ पर? साइटोसोल में। तो सेल का अपोप्टोसिस होगा। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑप्शन में भी पूछे जाते हैं, और हमको पता होने चाहिए कि अगर कोई सेल का अपोप्टोसिस होना है तो क्या क्या होगा। तो डीएनए फ्रेगमेंटाइज होगा, फॉस्फोटिडिलसेरिन आउटर लीफ प्लेट पे आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा, और साइटोक्रोम सी वहां से निकल के, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर किसी सेल का अपोप्टोसिस होना है तो ना आप उसके डीएनए के फ्रेगमेंटेशन के बेसिस पे पता कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। कैसे? जैसे कोई सेल है, 12 घंटे में उसका अपोप्टोसिस होना है, तो ना आप एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो। कैसे? एक सेल लिया, है ना, उस मतलब एक सेल का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी प्लेट्स लगाई, और उसको जीरो आवर्स में चेक किया कि उसका डीएनए कैसा है। तो 0 आवर्स में उसका डीएनए निकाल के चेक किया कि ये इंटेक्ट डीएनए था। ठीक है, 1 घंटे बाद चेक किया उसका डीएनए, 2 घंटे, 3 घंटे, 5, 6 घंटे, 12 घंटे। तो हमने देखा कि शुरुआत में इसका डीएनए ना कॉम्पैक्ट था, बाद में इसके डीएनए में ना बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल गए। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर सेल का अपोप्टोसिस होना है तो उसका डीएनए फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूफ किया जा चुका है कि अगर कोई सेल का अपोप्टोसिस होता है तो उसका डीएनए कैसा हो जाता है? फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। ये क्या लगाया है? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाया है, जिसमें डीएनए को चेक किया जा सकता है और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आसानी से आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपोप्टोसिस करते क्यों है और बॉडी को इसकी क्या जरूरत है ना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस। हमको लाइफ में जब से हम बनते हैं तब से लेके जब तक हमारी खुद की डेथ होती है, तब तक के लिए आप में अपोप्टोसिस का प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि आपको हमेशा इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप डेवलपमेंटल स्टेज में देख सकते हो कि जब आप मतलब जाइगोट से एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हो, है ना, पहले जाइगोट बनता है, फिर ब्लास्टुला गेस्टुला स्टेजेस में जब आप आते हो, तब तो आप पूरा बंच ऑफ सेल होते हो, सिर्फ सेल ही सेल होती है और कुछ भी नहीं होता है वहां पे, है ना। तो ये जो सेल ही सेल होती है, तो यहाँ से फिर अपने हाथ पैर ये सब कैसे बन जाते हैं, है ना। तो मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल का शेप देना हो, अगर बॉडी को शेप देना होगा, तो कुछ एक सेल्स को आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा, डिमिश करना पड़ेगा। तो ये डिमिश करने की प्रोसेस ही बॉडी को शेप देने की, स्ट्रक्चर बनाने की जो प्रोसेस है, वो अपोप्टोसिस के थ्रू ही होती है। जैसे समझो ये है एक चिक का हाथ है ना, मतलब पैर है, पाव। तो शुरुआत में तो ये पूरा एक बंच ऑफ सेल जैसा ही होता है, फिर बाद में उंगलियां बनती है ना, तो देखो यहाँ बीच में गैप करना होता है, इतना गैप करोगे तब जाके शेप मिलेगा, यहाँ गैप करोगे तब शेप मिलेगा। तो ये जो गैप होता है, तो मतलब आपने सेल तो बना ली, पर इतनी सेल को यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए भी आप इन्फ्लामेशन नहीं जनरेट कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? शेप देना है, तो ये बॉडी का सिस्टम होना चाहिए।
तो इतनी सेल को मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ पर अपोप्टोसिस यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हेमेटोपोइटिक सेल्स जो होती हैं उनके रेगुलेशन में भी अपोप्टोसिस का रोल होता है। ठीक है, तो हो गया ना, अपोप्टोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना अपोप्टोसिस के हमारी बॉडी शेप भी गेन नहीं कर सकती। तो डेवलपमेंटल स्टेज से लेके पूरे डेवलपमेंट में, पूरे बॉडी ग्रोथ में और उनके रेगुलेशन में भी अपोप्टोसिस का बहुत बड़ा रोल है। मतलब जैसे हमको सेल को सरवाइव करना इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमको सेल की डेथ करवाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग सिग्नलिंग की तरफ कि आपको अगर किसी सेल का अपोप्टोसिस करवाना है तो उसकी सिग्नलिंग कैसे चलेगी और सिग्नलिंग में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपोप्टोसिस में क्या सिग्नलिंग पैटर्न होता है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सिग्नलिंग करेंगे। ठीक है, तो अपोप्टोसिस इज ऑब्वियसली काइंड ऑफ सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। तो सेल सिग्नलिंग बेसिस काम करता है, तो इनको ना सेल को सिग्नलिंग अगर देनी है तो इनका अपना खुद का कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलो तो सबसे पहले समझे कि कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं इनको लिखते हैं कैस्पेसिस। ठीक है, एक होता है कैस्केड, एक होता है कैस्पेसिस। डोंट बी कंफ्यूज, कैस्केड हम पढ़ चुके हैं। कैस्केड कैस्केड मतलब सिक्वेंशियली जब कोई चीज काम करती है तो उसको बोलते हैं कैस्केड। यहाँ पर स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं कैस्पेसिस। ये कैस्पेसिस क्या है, ये एंजाइम होते हैं और ये होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स मतलब इनके कटिंग, ये कैस्पेसिस ना कटिंग करते हैं और कटिंग पे ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनकी ये एंजाइम है तो इनके पास ना एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट में क्या होता है, तो सिस्टीन रेसिड्यू पाया जाता है। इनके एक्टिव साइट पे सिस्टीन रेसिड्यू पाया जाता है और ये जब क्लीव करते हैं तो एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू पर टारगेट प्रोटीन का क्लीव करते हैं। ठीक है, ये कैस्पेसेस बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म में, जाइमोजेंस के फॉर्म में। और अभी तक टोटल 10 टाइप के कैस्पेसेस पढ़े जा चुके हैं, मतलब स्टडी हो चुके हैं, है ना। तो इन कैस्पेसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कैस्पेसेस 10 बोले ना मैंने, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ऐसे कैस्पेसेस जो अपोप्टोसिस को इनिशिएट करते हैं उनको बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस। इनके एग्जाम्पल है कैस्पेस 2, 8, 9 और 10, ये इनिशिएटर कैस्पेसेस। एक होता है इफेक्टर कैस्पेसेस। इफेक्टर मतलब एट ए टाइम इफेक्ट करेगा या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ये कैस्पेसेस होते हैं आपके 3, 6, 7। और एक होते हैं इन्फ्लामेटरी कैस्पेसेस, इन्फ्लामेशन जनरेट करते हैं, ये होते हैं आपके 1, 4, 5। 1, 4, 5। ठीक है, तो इनिशिएटर कैस्पेसेस, इफेक्टर कैस्पेसेस और इन्फ्लामेटरी कैस्पेसेस जो होते हैं, इनकी 3 क्लासेस है। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि इनका काम क्या है, तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस समझ में आएगा तो ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ याद रखो कि ऐसे कैस्पेसेस जो प्रोसेस को शुरू करे उनको बोलते हैं इनिशिएटर, जो इफेक्ट करे या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे उनको बोलते हैं एग्जीक्यूशनर या फिर इफेक्टर कैस्पेसेस, और ऐसे कैस्पेसेस जो इन्फ्लामेशन करते हैं उनको बोलते हैं कैस्पेसेस 1, 4, 5। ठीक है, तो पहले हम समझे कि ये कैस्पेसेस है क्या और इनका क्या रोल है। ठीक है, तो जनरली कैस्पेसेस जो होते हैं ना, कैस्पेसेस इज द प्रोटीन जनरली, तो ना इनके पास एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। ठीक है, ये जनरली प्रो एंजाइम जैसे काम करते हैं। प्रो एंजाइम मतलब कि नॉर्मली इनएक्टिव मिलेंगे, पर अगर इनका क्लीवेज कर दो एक पर्टिकुलर साइड से तो ये हो जाते हैं एक्टिव। ठीक है, तो अब इनकी कटिंग करनी है मुझे, तो कटिंग के लिए इनके पास स्पेशल साइट होती है, तो ये ना एंड डोमेन को कट कर देते हैं। तो दो दो कैस्पेसेस आपस में जुड़ के एंड टर्मिनल डोमेन से क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज होने के साथ ना ये कैस्पेस हो जाते हैं एक्टिव। ये जो कैस्पेस होते हैं ये 2 सब यूनिट के बने होते हैं, है ना। ये 2 पूरा प्रोटीन है ना,
दो सबनेट का बना होता है, एक होती है स्मॉल सबनेट और एक होती है लार्ज सबनेट। तो इनकी कटिंग के बाद ना ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं, स्मॉल सबनेट और लार्ज सबनेट। ऑल्टरनेटिव मैनर में जब ज्वाइन करते हैं तो बन जाता है एक्टिव कैस्पेसेस। इन शॉर्ट में बोलूं तो ये NH2 डोमेन की वजह से इनएक्टिव रहते हैं। NH2 डोमेन अगर हटा दूंगी ना दोनों का तो ये एक्टिव हो जाएंगे। ये एक तरीके से जाइमोजन जैसा काम करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके एक्टिव कैस्पेसेस। अब ये कैस्पेसेस क्या करते हैं, कैस्पेसेस ग्रुप में काम करते हैं कि एक मॉलिक्यूल, एक पहला कैस्पेस एक्टिव हुआ जिसको बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस, और वो बाकी कैस्पेसेस को भी एक्टिव करता है। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक्टिव करते हैं और एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो ये कैस्पेसेस करते क्या होंगे, तो ना ये कैस्पेसेस क्या करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि आपके डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करना है तो कौन करेगा, तो यही सब कैस्पेसेस करवाते हैं, ठीक है। डीएनए का क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं। इसके अलावा साइटोसोल के जितने भी प्रोटीन है ना, सबको सबको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो आपका नॉर्मल सेल छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बनाएगा ना। तो नॉर्मली डीएनए के फ्रेगमेंटेशन की मैं भी अगर बात करूं तो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन के साथ ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो भी क्लीव हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर लेमिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आई थिंक आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा। लेमिन इज द मैट्रिक्स जो मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होता है ना, लेमिन प्रोटीन्स। तो कैस्पेसेस क्या करते हैं, लेमिन का क्लीवेज करवाते हैं, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं, साइटोसोल में जितने भी प्रोटीन है सबका डिग्रेडेशन करवाते हैं, तभी तो सेल छोटे छोटे बॉडीज में कन्वर्ट होगी, है ना। तो कैस्पेसिस का क्या रोल होता है, कैस्पेसिस एक्चुअली एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फीचर्स हैं उनको एक्टिव करना, उनसे काम करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो पहला कैस्पेस जो एक्टिव होता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेस, और वो बाकी जिनको एक्टिव करता है वो होते हैं आपके एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस, ठीक है। तो इनिशिएटर कैस्पेस के नंबर देख लो जल्दी से, कौन कौन से हैं, 2, 8, 9, 10, 2 ओनली, 8, 9, 10। और एग्जीक्यूशनर क्या होते हैं, 3, 6, 7। मतलब जब भी एपोप्टोसिस होगा तो इनमें से कोई एक होगा जो प्रोसेस को शुरू करवाएगा, और ये वाले जो होते हैं ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ इस सेल का एपोप्टोसिस मुझे करवाना है। इनकी नंबरिंग देख लो अच्छे से। तो हम आते हैं प्रोसेस पे। तो इनिशिएटर कैस्पेसेस के दो तरीके के कैस्पेस हो गए, इनिशिएटर और एग्जीक्यूटरी। इनिशिएटर कैस्पेस के एग्जांपल क्या है, मतलब नंबरिंग है कैस्पेस 2, 8, 9 और 10, ठीक है। एग्जीक्यूटरी की क्या है, 3, 6, 7। अब एपोप्टोसिस का क्या पाथवे होता है और कौन फॉलो करवाता है इस पाथवे को। तो एपोप्टोसिस का जो पाथवे होता है ना वो दो तरीके से होता है। पहला, सेल खुद बोले कि मुझे मरना है, या फिर पास वाली सेल बोले कि भैया इसको मारना है ना। तो जब कोई और बोले कि इस सेल का डेथ करवानी है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सिग्नलिंग। और जब सेल खुद बोले कि यार हो गया, मेरा तो समय हो गया, इसका अपोप्टोसिस होना चाहिए, तो इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो होता है ना। जब सेल खुद सिग्नल दे तो बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। जब सिग्नल बाहर से आए अपोप्टोसिस के लिए तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है इसमें एक कोई सेल आएगा और उस सेल को बताएगा कि इसका एपोप्टोसिस होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेल जो बताए कि इसका एपोप्टोसिस होना चाहिए उसके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। तो जनरली वो सेल जो जो एक्सट्रिंसिक सिग्नल देती है उनके पास लिगेंड होना जरूरी है ना। और लिगेंड का नाम क्या होता है, इनके पास लिगेंड का नाम होता है फाज लिगेंड। इनके पास होते हैं फाज लिगेंड, और जिस सेल का अपोप्टोसिस होना है उसके पास होते हैं डेथ रिसेप्टर, है ना। तो फाज लिगेंड को एक्सेप्ट करने के लिए होता है फास्ट डेथ रिसेप्टर। क्या होता है, फास्ट डेथ रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, फास्ट लिगेंड रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं, तो इंट्रिंसिक सिग्नलिंग चलती है।
है ना, ये टारगेट सेल है, इसका अपोप्टोसिस होना है, तो इसके पास वो सारे इफेक्टर प्रोटीन होने चाहिए जो अपोप्टोसिस करवाएंगे, है ना। तो देखो ये सेल आई अपना लिगेंड लेके, कौन सा लिगेंड, फाज लिगेंड, इसने बोला कि इस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी। जैसे ही फाज लिगेंड फाज रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, तो इसके अंदर की तरफ कुछ कैस्पेज डोमेन एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो इनके बीच में एक मीडिएटर प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं अडाप्टर प्रोटीन। अडाप्टर प्रोटीन के पास एक डेथ डोमेन होता है और एक डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। तो जैसे ये रिसेप्टर एक्टिव होता है ना, तो वहां जाके FADD FADD फास्ट एसोसिएट डेथ डोमेन, ठीक है, फास्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करेगा ना वो अडाप्टर प्रोटीन होता है। तो डेथ डोमेन होता है और डेथ इफेक्टर डोमेन होता है, तो ये जाके रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं और इस डेथ इफेक्टर डोमेन से जाके जुड़ जाता है प्रोकेस्पेस। प्रोकेस्पेस मतलब देखो पहली बार जुड़ा है ना, तो ये होता है आपका इनिशिएटर कैस्पेस। इनिशिएटर कैस्पेस के पास भी होता है डेथ इफेक्टर डोमेन, तो ये डेथ इफेक्टर डोमेन से जाके बाइंड कर जाता है, तो बनता है पूरा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर। ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर इस कैस्पेस, इनिशिएटर कैस्पेस जिसके एग्जाम्पल है 8 और 10, है ना, इनिशिएटर के एग्जाम्पल थे 8 और 10, तो 8 और 10 उससे जाके बाइंड कर जाते हैं। जैसे ही ये इससे बाइंड करता है, ये प्रोकेस्पेस का एंड डोमेन कट हो जाता है और ये हो जाते हैं एक्टिव। कौन से, कैस्पेस 8 और कैस्पेस 10, ये एक्टिव होके एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस को एक्टिव कर देते हैं। एग्जीक्यूशनरी कौन से थे आपके, 3, 6, 7, है ना, तो जनरली ये 3 को एक्टिव कर देते हैं, कैस्पेस 3 को एक्टिव कर देते हैं और उसके अंदर की सिग्नलिंग शुरू हो जाती है। सिग्नलिंग के रिस्पॉन्स में क्या होगा, क्रोमोसोम कॉम्पेक्शन होगा, साइटोप्लाज्म में जितने भी प्रोटीन थे वो सब डिग्रेड हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जहां जहां लेमिन प्रेजेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और फाइनली सेल में अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी और ये आपका सेल अपोप्टोसिस की तरफ चला जाएगा। तो जब सिग्नल बाहर से आता है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये सारे प्रोटीन सिक्वेंशियली काम करते हैं। अब इस स्लाइड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इस स्लाइड से क्वेश्चन आते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा लिगेंड काम करता है ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा लिगेंड काम करता है, तो जनरली फाज लिगेंड काम करता है। यहाँ पर रिसेप्टर कौन सा होता है, तो फास्ट डेथ रिसेप्टर होता है। FADD क्या है, तो ये एक अडाप्टर प्रोटीन है जिसमें डेथ डोमेन और डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन से इनिशिएटर कैस्पेस काम करते हैं, तो ये होते हैं आपके 8 और 10 इनिशिएटर कैस्पेस काम करते हैं। एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस कौन से होते हैं, तो एग्जीक्यूशनरी होते हैं आपके 3, जनरली 3 होता है, 6 और 7 भी हो सकते हैं, जनरली 3 होता है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन के बाद सेल में क्या चेंजेस आते हैं, तो सेल अपना डीएनए डैमेज कर लेता है, मतलब फ्रेगमेंटाइज कर लेता है, प्रोटीन का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, लेमिन इफेक्ट अफेक्ट होता है, लेमिन का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। दिस इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस, है ना, जब बाहर से सिग्नल आए कि सेल को डेथ करवाना है। दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ यूजिंग एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब अगर मुझे किसी सेल को रोकना है कि नहीं नहीं इसका एक्सट्रिंसिक पाथवे नहीं चलने देना है, सेल को अभी मुझे जिंदा रखना है ना, तो कुछ इनिबिटर होते हैं जो इस पाथवे को रोक सकते हैं, जैसे कि डिकॉय रिसेप्टर। डिकॉय रिसेप्टर में डेथ डोमेन नहीं होता, तो जब डेथ डोमेन नहीं होता ना, तो डेथ डोमेन से कैस्पेस बाइंड नहीं करते, तो आगे सिग्नलिंग नहीं चलती, ठीक है। एक होता है फ्लिप, एक इनिशिएटर कैस्पेस से जाके बाइंड कर जाता है और इसकी वजह से इनिशिएटर कैस्पेस आगे एक्टिव नहीं हो पाते और दूसरे पाथवे को नहीं चला पाते, ठीक है। तो ये इनिबिटर जैसे काम करते हैं, अगर किसी सेल का मुझे अपोप्टोसिस रोकना है
तो मैं उसमें ये डाल सकती हूँ, है ना, ये उनमें डिकोय रिसेप्टर लगा सकते हैं जिससे कि वो आगे सेल सिग्नलिंग को डिस्टर्ब ना कर, मतलब सेल सिग्नलिंग ना चलने दे, जिसकी वजह से सेल का अपोप्टोसिस नहीं होगा, है ना। जैसे सेल के अपोप्टोसिस के सिग्नल आते हैं ना, ऐसे ही सेल के सर्वाइवल के सिग्नलिंग्स भी आते हैं, सेल की सर्वाइवल की सिग्नलिंग्स भी आती है, ठीक है। सेल का जब सर्वाइवल करना होता है ना, तो सेल को रोकना होता है कि आपको अभी अपोप्टोसिस नहीं करना है। सेल का जब अपोप्टोसिस का सिग्नल आता है ना, तब सेल को अपोप्टोसिस के लिए प्रमोट किया जाता है कि हाँ अब इसका अपोप्टोसिस आप कर सकते हो, लाइकवाइज, है ना। तो हमने देखा अपोप्टोसिस का पहला पाथवे कि अगर सिग्नलिंग बाहर से आई है तो बॉडी, हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, क्लास ही चल रही थी, तुमने ज्वाइन नहीं किया। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, पर सब इंडिपेंडेंट टॉपिक ही चल रहे हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं, है ना। हम्म। 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 हाँ। नहीं, अभी तो आप इतना ही कवर कर लो, बहुत है ना, इतने में हो जाएगा, हाँ। 1 मिनट शिवानी, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं थोड़ी देर से लगाऊँ आपको, है ना। चलो, तो अभी हमने देखा एक्सट्रिंसिक पाथवे, और इस एक्सट्रिंसिक पाथवे पर बेस्ड कुछ एक मैंने एमसीक्यूज डाल रखे हैं, आप लोग क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर्स। दिस इज कंसीडर एज अ क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी अपन ने जितना देखा ना, उस पर बेस्ड ये 2 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, ये वाला। और लेमिन बेस्ड भी एक क्वेश्चन आ चुका है ना, ट्यूबलिन एक्टिन केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, apoptotic bodies can be recognized by the presence of, apoptotic bodies है, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है बाय द प्रेजेंस ऑफ, इनमें से काय का प्रेजेंस होगा ऑन द सरफेस। तो ऑप्शन है आपके पास फोस्फेटिडिल सेरिन, फोस्फेटिडिल कोलिन, फोस्फेटिडिल इनोसिटॉल और फोस्फेटिडिल टायरोसिन। चलो, सृष्टि पलाखानी, वेरी गुड। हाँ, तो फोस्फेटिडिल सेरिन सरफेस पे आ जाता है, तो उससे पता चलता है कि ये अपोप्टोसिस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, inactivation of which of the following lead to shrinkage of the nucleus? इनमें से किसका इनएक्टिवेशन न्यूक्लियस का श्रिंकेज करवा देता है? श्रिंकेज मतलब न्यूक्लियस इकट्ठा होने लगता है ना, कॉम्पेक्शन होने लगता है। तो किसके इनएक्टिवेशन की वजह से ऐसा होता है? तो ऑप्शन है आपके पास लेमिन, ट्यूबलिन, एक्टिन एंड गैल्सोलिन। सेकंड का ए। हाँ ठीक है, चलो, इट्स वेरी सिंपल कि जनरली लेमिन का रोल होता है ना, जब भी एपोप्टोसिस की बात होगी लेमिन का इनएक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट या फिर डिसअपियर हो जाती है इन द केस ऑफ अपोप्टोसिस, ठीक है। तो अगला देखो,
एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, ऐसा ही होता है इंट्रिंसिक पाथवे, और एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी इंपॉर्टेंट है इंट्रिंसिक पाथवे, है ना। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब सेल खुद बोल रही है कि मेरा अपोप्टोसिस करो, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या प्रोसेस होता है और ये कैसे फॉलो होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जनरली इंट्रिंसिक पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम सी। क्या होता है, साइटोक्रोम सी। सेल को सिग्नल आया अंदर से कि मुझे ना अपोप्टोसिस करवाना है, ठीक है। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है साइटोक्रोम सी। तो उससे क्या होगा, तो ये साइटोक्रोम सी, साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है, इसको लिखते हैं एपा F1। ये एपा F1 से साइटोक्रोम सी जाके बाइंड कर जाता है ना। तो एपा F1 में एक होता है कार्डोमिन, है ना। ये कार्डोमिन होता है और ये यहाँ पे साइटोक्रोम सी एपा F1 में जुड़ जाता है। तो जब एक एपा F1 से साइटोक्रोम सी जुड़ता है ना, तो ऐसे बहुत सारे एपा F1 होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ना ये बढ़िया ऐसे जुड़ के 7 8 9 10 ऐसे जुड़ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा बहुत सारे जुड़ के एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये जुड़ते कैसे हैं, तो ये जुड़ते हैं कार्डोमेन से। कार्डोमेन से जुड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जैसे ही ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनसे जाके जुड़ जाता है प्रो के स्पेस। और ये प्रो के स्पेस भी कौन सा, इनिशिएटर के स्पेस है। तो हमने पढ़ा इनिशिएटर के स्पेस कौन कौन से, 8 9 10 के अलावा सेकंड, है ना। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में 8th नंबर का प्रो के स्पेस एक्टिव होता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में 9 नंबर का प्रो के स्पेस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब इसके पास भी कार्ड डोमेन होता है, तो ये जाके कार्ड डोमेन से जुड़ जाता है, और मतलब कार्ड डोमेन से बाइंडिंग एफिनिटी होती है, तो ये कार्ड डोमेन से जाके जुड़ जाता है, और ऐसे सब जुड़ जाते हैं, है ना। तो जैसे ही ये एपा F1 से कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स के साथ प्रो कैस्पेस जो था ना, वो कैस्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रो मतलब इनएक्टिव, कैस्पेस मतलब एक्टिव, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया, और ये एक्टिव होने के बाद एग्जीक्यूशनरी कैस्पेसिस को एक्टिव कर देता है। क्या करता है ये, एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस को एक्टिव करता है। एक मिनट, चलो। तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है, इसमें इंट्रिंसिक पाथवे में इनिशिएट होता है साइटोक्रोम सी से, और इनिशिएटर के स्पेस 9 यूज किया जाता है। इसमें एक कंपोनेंट होता है एपा F1 जो साइटोक्रोम सी से बाइंडिंग एफिनिटी रखता है, और इसके पास होता है कार्डोमेन। ये सब कार्डोमेन आपस में जुड़ जाते हैं और एक एक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं अपोप्टोसोम। ये टर्म बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज अपोप्टोसोम। तो अपोप्टोसोम्स मेड बाय द साइटोक्रोम सी एंड एपा F1, ठीक है। ये प्रोकेस्पेस से बाइंड किया, प्रोकेस्पेस को एक्टिव किया, जिसने एग्जीक्यूशनरी प्रोकेस्पेस को एक्टिव कर दिया। इस हिसाब से सेल लीड करता है अपोप्टोसिस को और कैस्केड फॉलो करता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है, वहां पर एक स्पेशल क्लास फैमिली इन्वॉल्व है, दैट इज BCL2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसी से बस यही स्लाइड मतलब यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार कि BCL2 फैमिली क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पर बेस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे मतलब कि जब सेल साइटोक्रोम सी बेस्ड फंक्शनिंग करती है, तो कुछ एक रेगुलेटरी प्रोटीन काम करते हैं यहाँ पे, और ये बिलोंग करता है आपका BCL2 फैमिली से। BCL2 फैमिली को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कुछ BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन होते हैं वो अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अपोप्टोसिस के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी अपोप्टोटिक, ठीक है। तो अपोप्टोटिक के एग्जाम्पल है BH123, इसके एग्जाम्पल है बैक्स और बैक, और एक होता है BH3। नाम से मत घबराओ, हम देख रहे हैं आगे ये सब क्या है, ठीक है।
अपोप्टोटिक, प्रो अपोप्टोटिक मतलब जो अपोप्टोसिस करवाएंगे, तो बेक्स और बेक इसके एग्जाम्पल है जो BCL2 फैमिली से बिलोंगिंग है और अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। एंटी अपोप्टोसिस BCL2 में BCL2 स्पेशली और BCL-XL नाम के जो प्रोटीन होते हैं ये अपोप्टोसिस के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब एंटी अपोप्टोटिक फंक्शनिंग करते हैं। देखो इनके सब नाम है ना इनके डोमेन के हिसाब से। तो सबसे पहला देखो यहां से दो है प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन मतलब जनरली प्रोटीन होते हैं, इनके पास एक डोमेन होता है, इसको बोलते हैं BH डोमेन, है ना। तो BH डोमेन में ऐसा होता है कि देखो जनरली BH के ना 4 डोमेन होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 4 डोमेन होते हैं। तो जिसके पास ये चारों डोमेन होते हैं वो प्रोटीन एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जैसा काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल है BCL2 और BCL-XL, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंटी अपोप्टोसिस करवाते हैं, मतलब अपोप्टोसिस को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरे जिनके पास 1 2 3 डोमेन होते हैं इनको लिखते हैं BH1 2 3 प्रोटीन। इनके एग्जाम्पल है बेक्स और बेक। तो इन ये जो होते हैं ना ये करते हैं अपोप्टोसिस को प्रमोट, मतलब अपोप्टोसिस करवाना है, ठीक है। तो स्पेशली BH4 जो होता है ना ये सपोर्ट करता है एंटी अपोप्टोसिस को। तो BH1 2 3 डोमेन्स जिनके पास होते हैं वो अपोप्टोसिस करवाते हैं। इसके अलावा जिसके पास सिर्फ BH3 भी होगा ना वो भी अपोप्टोसिस प्रमोट करता है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन जैसा। इनके एग्जाम्पल है बेड बिम बिड पूमा नोक्सा, ये सब नेमिंग है ना। अब इस स्लाइड में आपको क्या ध्यान रखना है, इस स्लाइड में आपको ये ध्यान रखना है कि एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन से हैं और प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन से हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर AP में भी पूछा गया है बीड बिम को लेकर, और पूछा था कि ये एंटी अपोप्टोटिक है या अपोप्टोटिक है ना। और CSIR नेट में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द अपोप्टोटिक प्रोटीन्स, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल, आप 1 2 बार लिख लिख के पढ़ लो, क्योंकि इनमें ना बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। पर इन सब कंफ्यूजन का एक सिंपल सोल्यूशन है कि BCL2 या BCL जैसा कोई भी नाम आए ये एंटी अपोप्टोसिस का काम करते हैं। बाकी कुछ भी नाम आ जाए, बेक्स बैक बेड बिम जो भी, ये सब क्या है, तो ये सब अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। हाँ बस इतना स्पेसिफाई अगर पूछ लिया कि BH1 2 3 प्रोटीन कौन से है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेक्स और बैक होते हैं, ठीक है। अब इसको इतना पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये जो होते हैं ना BCL2 प्रोटीन्स ये आपके सेल सिग्नलिंग में भी पढ़े जाते हैं, सेल सिग्नलिंग के रेगुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं। सेल सिग्नलिंग मतलब सेल साइकिल वाली सिग्नलिंग, ठीक है। सेल साइकिल से रिलेटेड स्टडीज में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है इनको, क्योंकि ये सेल प्रोलिफरेशन में रोल प्ले करते हैं। दूसरा कि जब कोई सेल डिवाइड होती है ना बहुत ज्यादा तो वो कैंसर कॉज करती है। तो जो कैंसर सेल्स होती है ना उनमें BCL2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि वो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन की कैटेगरी से है। तो बहुत बार ना ट्रीटमेंट पर्पज से BCL2 के लिए भी मेडिसिन बनाई जा रही है, ऐसा काम चल रहा है अभी। इस पर्पज से भी ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो अपोप्टोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कि अगर कि कोई कैंसर सेल है, अगर मुझे उसको मारना है तो उसमें अपोप्टोटिक के प्रोटीन्स एक्टिव करवा दूं तो वो सेल अपने आप मर जाएगी, है ना। तो इस तरह की ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए भी इन प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये एप्लीकेशन पर्पस प्लस मैकेनिस्टिक पर्पस में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। इसलिए अपोप्टोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इन द एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, इवन इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। जिसके पास चारों डोमेन है वो होते हैं एंटी अपोप्टोटिक, जिसके पास 1 2 3 डोमेन्स है ये हो गए प्रो अपोप्टोटिक, और जिसके पास सिंपल 3 डोमेन ही होता है वो भी हो गए आपके प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। तो इनका रोल क्या है, तो देखो इनका रोल कैसा होता है कि जैसे ही अपोप्टोसिस का सिग्नल आया कि इस सेल को
इस सेल का मुझे क्या करना है, अपोप्टोसिस करवाना है ना। तो मुझे साइटोक्रोम को भेजना है बाहर, है ना, साइटोक्रोम्स को। तो साइटोक्रोम ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, साइटोक्रोम तो सॉल्युबल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस नहीं कर सकता। तो साइटोक्रोम सी को बाहर भेजने के लिए ना चैनल बनाने पड़ेंगे। तो ये चैनल बनाने का काम करता है BH123 प्रोटीन। 123 प्रोटीन मतलब प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन, अपोप्टोसिस करवाएगा, ठीक है। तो ये जो BH123 प्रोटीन, BH123 प्रोटीन मतलब बैक्स और बैक, बैक्स और बैक, ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही अपोप्टोसिस का सिग्नल आता है, ये सारे चैनल एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के साथ क्या करते हैं, चैनल बना लेते हैं। और ये चैनल अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से साइटोप्लाज्म में ले जाने के लिए। तो साइटोप्लाज्म में अगर साइटोक्रोम सी जा रहा है तो कौन लेके जाएगा, चैनल जाने देगा, कौन, BH123 मतलब बैक और बैक्स, ये मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ प्रोअपोप्टोटिक प्रोटीन्स BH123 फैमिली, ओके। अब एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स का क्या रोल है, तो जैसे कि सेल का अपोप्टोसिस नहीं होने देना है अभी, है ना, तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिव होते हैं BCL2 फैमिली के, BCL2 प्रोटीन एक्चुअली, है ना। तो BCL2 अगर एक्टिव होगा तो सेल का अपोप्टोसिस नहीं होगा, BCL2 अगर इनएक्टिव होगा तो सेल का अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये दो काम हो गए, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करेगा, सेल का अपोप्टोसिस नहीं होने देगा, BH123 एक्टिव होके क्या करेंगे, अपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे, लाइकवाइज, ओके। कोई डाउट, कुछ रिवाइज करने की जरूरत है? चलो, तो यहां पर कौन सा केस पेस काम करता है, तो जनरली हमने पढ़ा जो भी 8-9, है ना। ये क्या करता है, यहां से देखो, अगर अपोप्टोसिस का सिग्नल आया, है ना, तो अपोप्टोसिस का सिग्नल देगा कौन, BH3 प्रोटीन। ये BH3 प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। BCL2 भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, है ना। तो अगर BH3 एक्टिव होगा, BH3 जिसके पास सिर्फ एक डोमेन है ना, ये क्या करेगा, अपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा। तो ये अगर बोलेगा कि अपोप्टोसिस करवाना है, तो इसको एक और काम करना पड़ेगा कि BCL2 को इनएक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो BH123 वाले एक्टिव हो जाएंगे, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसमें साइटोक्रोम सी भी इंक्लूड होगा, है ना। तो इनका रूल समझ में आ गया, BCL2 अगर इनएक्टिव होगा तो अपोप्टोसिस होगा। तो BH3 सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए जो BCL2 को इनएक्टिव करे, और फिर वो BH123 को एक्टिव करके साइटोक्रोम सी को बाहर रिलीज कर दे। साइटोक्रोम सी एक बार बाहर आ गया तो अपोप्टोसोम्स बन जाएंगे और प्रोकेस्पेस काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो BH3 होता है, BH3, ये इसका एग्जाम्पल है बीड, है ना, बीड, पुमा, नोक्सा, ये सब एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, तो इनिशिएटर कैस्पेज 8 जो होता है वो बीड को एक्टिव कर देता है अगर अपोप्टोसिस करवाना होता है ना। तो बीड एक्टिव होके क्या करता है, BCL2 को इनएक्टिव कर देता है। अगर मुझे अपोप्टोसिस की प्रोसेस को इनिबिट करना है या रोकना है, तो क्या रोल होता है इसका, तो ये जो सेल होती है ना, साइटोक्रोम आपका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, अभी क्या करना है, इनएक्टिव करना है इंट्रिंसिक पाथवे को। तो इसको इनएक्टिव करने का एक और तरीका होता है, इनके पास होते हैं एंटी आईएपीज, एंटी इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स, किसके पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और जनरली इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रो कैस्पेस को क्या करते हैं, एक्टिव कर, अगर कैस्पेसिस एक्टिव हो भी जाए तो उनको ब्लॉक कर देते हैं इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स, है ना। इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स इनिबिशन करते हैं, और अगर आपको अपोप्टोसिस, इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को रोकना है तो आप एंटी इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स रोल प्ले कर सकते हो। जैसे आईएपीज इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, इनको अगर रोकना है
तो फिर आपको एंटी आईएपीस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना। चलो, इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आराम से देखो। अगर इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिव करना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, BH123 से चैनल बनाना पड़ेगा, साइटोक्रोम C को बाहर निकालना पड़ेगा, अपोप्टोजोम्स बनाने पड़ेंगे और कैस्पेसिस को एक्टिव करना पड़ेगा, तो अपोप्टोसिस होगा। दूसरा, साइटोप्लाज्म में कुछ इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, है ना, इनको ये इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन रोक सकते हैं, तो आपको इन इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को भी रोकना पड़ेगा। तो ये भी कहां से रिलीज होंगे, ये साइटोक्रोम से रिलीज होंगे। ये साइटोक्रोम से रिलीज होकर इनसे बाइंड कर जाएंगे, तो ये इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन इस केस्पेस से जाके बाइंड नहीं करेगा और सेल को अपोप्टोसिस करने देगा। लाइकवाइज, इज इट ओके, है ना। बहुत सारे प्रोटीन्स के नाम याद रखने हैं आपको, बहुत सारे प्रोटीन्स को समझना पड़ेगा कि किसका क्या रोल है, किसका कहाँ कहाँ रोल है, ठीक है। कहानी वही है, अपोप्टोसिस करवाना है, इंट्रिंसिक पाथवे में करवाना है, तो कैस्पेसिस को एक्टिव रखना है, तो इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनएक्टिव करना पड़ेगा। वो भी कौन करेगा, यहाँ साइटोप्लाज्म इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट एंटी इनिबिटरी प्रोटीन्स काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, तीन तरीके से फंक्शनिंग होती है, इनका सिग्नलिंग चलता है ना। सबसे पहले, अगर किसी सेल को सर्वाइव करवाना है, अपोप्टोसिस नहीं करवाना, तो वहां पर काम करता है सर्वाइवल फैक्टर, और उसकी भी अपनी सिग्नलिंग चलती है। जैसे कि सर्वाइवल फैक्टर है, कोई भी सिग्नल आया कि सेल को सर्वाइव करवाना है ना, अगर सेल को सर्वाइव करवाना है ना, तो आपको BCL2 प्रोटीन बनाने पड़ेंगे, एक्टिव रखने पड़ेंगे, तो उसका अपोप्टोसिस नहीं होगा, है ना। दूसरा, सेल का सर्वाइवल आया है तो BCL2 को एक्टिव रखना है, सेल का सर्वाइवल आया है तो सेल को सर्वाइव करना है, अपोप्टोसिस नहीं होने देना है ना। तो सबसे पहला डायग्राम समझो। जनरली अगर सेल का सर्वाइवल आया तो सेल ने रिसेप्ट किया कि हाँ मुझे सर्वाइव करना है, तो कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव होंगे, सिग्नलिंग चलेगी, और वो क्या बनाएंगे, वो BCL2 प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि BCL2 क्या होता है, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, तो इस सेल का अपोप्टोसिस नहीं होगा। दूसरा तरीका होता है कि सेल को अगर सर्वाइवल का सिग्नल आया तो सेल ना अपने पास एक प्रोटीन होता है, जैसे आपका जो BCL2 होता है ना, कभी कभी बना तो लेते हैं अपन, पर ना वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव कैसे हो जाता है, बेड से बाइंड कर लेता है। बेड क्या होता है, बेड किस क्लास से बिलोंगिंग है, बेड BH, देखो जल्दी, बेड क्या है, BH3 फैमिली का है। BH3 फैमिली का अपोप्टोटिक प्रोटीन बाइंड कर लेता है BCL2 से, तो उसको इनएक्टिव कर देता है ना। तो क्या करें, तो BCL2 अगर बेड से बाइंड कर लेगा ना, तो BCL2 इनएक्टिव हो जाएगा। तो मुझे तो BCL2 को एक्टिव करना है, क्योंकि मुझे सिग्नल आया है कि सेल का सर्वाइवल करना है, सेल को मारना नहीं है। तो BCL2 को एक्टिव किया जाता है ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ बेड, तो अपोप्टोसिस ब्लॉक हो जाता है ना। अगर सेल को सर्वाइवल का सिग्नल आएगा तो सेल को सर्वाइव करना है, सेल को अपोप्टोसिस नहीं करना है। एक तीसरा तरीका होता है कि अगर आपको अपोप्टोसिस को ब्लॉक करके रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और तरीका है कि अगर सर्वाइवल का सिग्नल आया तो आप एक और काम कर सकते हो। आप, एक पाथवे चलता है जिसको बोलते हैं मैप काइनेस पाथवे। इस मैप काइनेस पाथवे से हम क्या करते हैं, इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होते हैं, इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को जनरली हीट जो होता है इनएक्टिव कर देता है, पर हम इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिव कर देते हैं, जो कि अपोप्टोसिस नहीं होने देगा। इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन मतलब इनिबिशन करवाता है अपोप्टोटिक प्रोटीन्स का, तो अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिव नहीं होंगे, प्रोकेस्पेस काम नहीं करेगा, तो अपोप्टोसिस नहीं होगा। अब इस पूरे लेक्चर में जो आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा वो इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन ही होगा, आई थिंक सो। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट पे जाना है, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बहुत बार जब हम लोग एक ही बार रिवाइज करते हैं, है ना। इनिबिटरी अपोप्टोटिक प्रोटीन मतलब जो अपोप्टोसिस का इनिबिशन करेगा। तो अगर मुझे सेल का अपोप्टोसिस करवाना है तो मुझे इसको एक्टिव रखना पड़ेगा ना, है ना। ये एक्टिव होगा तो अपोप्टोसिस नहीं होगा।
तो इनहिबिटर या एपोप्टोटिक प्रोटीन को अगर मुझे एक्टिव रखना है तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है हेड, हेड को क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि इनहिबिटर या एपोप्टोटिक प्रोटीन को एक्टिव रखे। ठीक है, तो अगर किसी सेल का सर्वाइवल करना है तो ये 3 पॉसिबल वेज होते हैं जो अपोप्टोसिस को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि सेल का अगर अपोप्टोसिस होना है ना तो 3 तरीके से हो सकता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी हो सकता है, इंट्रिंसिक पाथवे से भी हो सकता है, एंड सम टाइम ग्रेन्जाइम नाम के एंजाइम से भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तो हमने देख लिए। क्या क्या देखा, इट्स जस्ट अ रिवीजन। एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने क्या देखा कि एक लिगेंड होगा, एक रिसेप्टर होगा, इनके पास अडाप्टर होते हैं, डिस्क फॉर्म करता है और कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन करता है, जो कि एग्जीक्यूशनरी पाथवे फॉलो करता है। एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज एक्टिव करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्रोमोसोम का डिग्रेडेशन हो जाएगा, प्रोटीएजेस एक्टिव हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाएंगे, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, है ना, क्रोमेटीन कॉम्पैक्ट हो जाएगा, साइटोक्रोम डेंस हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटाइज हो जाएगी, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा और छोटी छोटी सी अपोप्टोटिक बॉडीज बनने लग जाएगी। ओके, तो इस हिसाब से आपका अपोप्टोसिस हो जाएगा। ऐसे ही इंट्रिंसिक पाथवे, क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने अंदर चेंज किए, अपोप्टोसोम्स बनाया साइटोक्रोम से रिलीज करके, फिर कैस्पेस 9 को एक्टिव किया, उसने एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस 3 को एक्टिव किया एंड फर्दर अपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इन दो के अलावा भी एक तरीका होता है जो कि अपोप्टोसिस करवा सकता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेन्जाइम पाथवे। कुछ नहीं, जनरली जो टी सेल्स होती है ना, वो किसी सेल का अगर अपोप्टोसिस करवाना चाहे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो इनके लिए रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं परफोरिन्स। साइटोक्रोम टी सेल परफोरिन्स को एक्टिव करते हैं और ये कुछ ग्रेन्जाइम्स को एक्टिव करते हैं, और ये ग्रेन्जाइम के टाइप है, ग्रेन्जाइम बी और ग्रेन्जाइम ए। तो ग्रेन्जाइम बी क्या करता है, कैस्पेज 10 को एक्टिव करता है जो कि एग्जीक्यूशनरी पाथवे चलाता है। ग्रेन्जाइम ए जो होता है ना, वो सेट कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो डीएनए का क्लीवेज कर देता है। तो इस तरीके से नॉट ओनली एक्सट्रिंसिक, नॉट ओनली इंट्रिंसिक, समटाइम ग्रेन्जाइम पाथवे इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द अपोप्टोसिस प्रोसेस। ठीक है, एक और चीज है कि जब बहुत बार क्या होता है कि एक्सटर्नल पाथवे से अगर डेथ करनी है तो एक तो तरीका हमने पढ़ा फास्ट लिगेंड का, एक बार ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, मतलब ट्यूमर एनएफ, सॉरी टीएनएफ जो होता है, वो भी एज ए डेथ सिग्नल मॉलिक्यूल काम कर सकता है। और इसका जो रिसेप्टर होता है ना, ये होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 1। मेरी बात समझे, मैं ये बोल रही हूँ कि हमने पढ़ा कि जब अपोप्टोसिस होता है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने क्या पढ़ा, फास्ट लिगेंड आएगा, फास्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, डेड डोमेन से बाइंड करेगा और अंदर सेल का सिग्नलिंग करवाएगा, है ना। एक्सटर्नल सिग्नल में एक और तरीका होता है जिसमें फास्ट लिगेंड के अलावा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर भी एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल काम कर सकता है, और इसके लिए रिसेप्टर होता है सेल पे, इसको बोलते हैं TNFR1। ये रिसेप्टर क्या है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 1। ये भी इंट्रिंसिक पाथवे चलाता है जो कि सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। अपोप्टोसिस में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब किसी सेल में बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाती है तो ना दूसरी सेल आके बोलती है कि अरे इसको मारो, इसके पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है जो दूसरी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस केस में ना एक्सटर्नल सिग्नल आता है और बोलता है कि आप ना इस सेल को मारो क्योंकि ये हमको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो उस समय टीएनएफ भी एक फैक्टर होता है जो एक्सटर्नल बेसिस पर सेल का अपोप्टोसिस करवा सकता है। ठीक है, दिस इज द ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड। बस, है ना। तो बहुत बार ये होता है कि सिग्नलिंग पाथवे में एक और चीज, जब इंट्रिंसिक पाथवे चलता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, अपने अंदर के बहुत सारे प्रोटीन्स को बाहर रिलीज करने लग जाता है ना। ये जैसे मैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना,
माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो जैसे ही सेल का अपोप्टोसिस करना होता है ना, तो ये बहुत सारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जितने भी प्रोटीन है सब बाहर निकाल देता है। कौन कौन से? एंडोजी, साइटोक्रोम सी, एआईएफ जी, स्मैक, डाइब्लो और ओमी, ऐसे कुछ एक प्रोटीन के नाम है। तो ये सब जो है ना बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा कर देता है ये मेम्ब्रेन परमिबिलिटी की वजह से। तो जब किसी भी बहुत बार क्या होता है कि कैस्पेज नहीं एक्टिव करने होते हैं, बहुत बार बिना कैस्पेज के भी अपोप्टोसिस हो जाता है। तो जब बिना कैस्पेज का एक्टिवेशन इनएक्टिव मतलब अपोप्टोसिस करवाना होता है ना, तो कैस्पेज इंडिपेंडेंट डेथ में क्या होता है, कैस्पेज नहीं है पर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन ना परमिबिलिटी शो करने लगती है, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। इसको मॉम्स लिखा जाता है, मॉम। ठीक है। तो मॉम जो होता है ना, वो क्या होता है कि बहुत बार कैस्पेजेस नहीं होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी परमिबिलिटी बढ़ा लेता है और परमिबिलिटी की वजह से सब बाहर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, सेल में बहुत ज्यादा प्रोटीन का टॉक्सिन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। ये भी एक तरीका होता है ना। इसको बोलते हैं कैस्पेज इंडिपेंडेंट सेल डेथ। अभी तक हमने जितने भी पढ़े ना कैस्पेज की डिपेंडेंसी पे पढ़े, ये हमारा कैस्पेज इंडिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग है ना। तो इसको लिखते हैं CICD, कभी ऐसा नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। सेल सॉरी कैस्पेज इंडिपेंडेंट सेल डेथ, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एमसीक्यूज डाल रखे हैं मैंने इन्हीं टॉपिक को लेकर। इन शॉर्ट में बता दूं, हमने पढ़ा एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपोप्टोटिक प्रोटीन और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन इंट्रिंसिक पाथवे और उसके रेगुलेशन में। ठीक है। तो अभी कुछ रिवाइज की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन देखो और बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। Question number 1. Which family of protein regulate the intrinsic pathway of apoptosis? Intrinsic pathway कौन सा रेगुलेट करता है? सिस्टी, मनोज सर का कहना है बी, सृष्टि का कहना है ए। चलो तो ना देखो, BCL4 अपन ने पढ़ा नहीं है, BCL4 जैसा कुछ होता भी नहीं है ना। दो ही प्रोटीन होते हैं, BCL2 और BCLXL, दो ही फैमिली होती है इसकी, है ना। और कैस्पेसिस का तो यहाँ कोई रूल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 2। The last proteins to involve in apoptotic pathway induced by TNFR.
क्वेश्चन नंबर 2 मैंने भी आंसर किया है नंदिनी। हाँ, वेरी गुड नंदिनी। सेकंड का सी। वाह नंदिनी। चलो, the last proteins to involve in the apoptotic pathway induced by TNF are। क्या सेकंड का सी, सेकंड का बी, सी। हाँ देखो, क्वेश्चन ऐसा है एक्चुअली। क्वेश्चन में जो दिया है ना कि लास्ट प्रोटीन टू इन्वॉल्व इन अपोप्टोटिक पाथवे इंड्यूस बाय टीएनएफ, तो देखो टीएनएफ मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे से चल रहा है ना। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में तो केस्पेज 8 ही होता है। केस्पेज 2 हमने जनरली अभी नहीं पढ़ा है कि मतलब केस्पेज 2 भी हो सकता है, पर एक्सट्रिंसिक पाथवे में केस्पेज 8 एक्टिव होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में केस्पेज 9 एक्टिव होता है। ठीक है, तो इनने पूछा लास्ट प्रोटीन टू इन्वॉल्व। लास्ट प्रोटीन तो जनरली प्रो केस्पेज 8 जो होता है ना, वो कट करके केस्पेज 8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर, अगर ये शुरुआत का पूछना लास्ट प्रोटीन की अगर बात कर रहा है, तो फिर आपका केस्पेज 8 इज करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये कैस्पेस 8 प्रो से एक्टिव होगा कैस्पेस, और फिर ये फर्दर एग्जीक्यूशनरी कैस्पेसिस को एक्टिव करेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड का डी। चलो, क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ डेथ रिसेप्टर। इनमें से कौन सा है जो डेथ रिसेप्टर का काम करता है ना। तो ऑप्शन है आपके पास TNF R1, TNF R2, TNF R3, TNF R4। अब बहुत से लोगों को याद नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ पढ़ा था अपन ने। हाँ, ओके सिस्टर, चलो याद आ गया आप लोगों को। देखो लास्ट स्लाइड अपन ने जो देखी ना TNF वाली, ये TNF इज द लिगेंड और TNF R1 इज द रिसेप्टर। तो ये पूछा है आपसे कि कौन सा रिसेप्टर डेथ रिसेप्टर होता है, तो TNF R1 is the correct answer. Okay, so here A is correct answer. Which of the following is an extracellular messenger of apoptosis? इनमें से कौन सा है जो extracellular messenger का काम करता है, मतलब extrinsic pathway में काम करता है। ऑप्शन है आपके पास सेरीन, ट्यूमर, नेक्रोसिस फैक्टर, राइबोजाइम एंड ट्रांसलेशन इनिबिटर्स। सृष्टि, हनी पलक। वाह, हनी पलक फिर से एक्टिव हो गए हैं। नंदिनी का कहना था डी, थर्ड का। हाँ, बी। मिनट, हाँ हाँ, वेरी गुड। पलक, हनी, मनोज सर, सृष्टि। चलो, सब लोगों ने बढ़िया जवाब दिया है। इट इज वेरी इजी। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रोल होता है। तो अब आगे अगर आपसे पूछे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर नेक्रोसिस करवाता है कि अपोप्टोसिस करवाता है, तो क्या आंसर होगा आपका। नेक्रोसिस तो अपन ने पढ़ लिया ना, नेक्रोसिस तो अलग चीज है। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करवाता है, अपोप्टोसिस करवाता है कि नेक्रोसिस करवाता है।
आंसर नहीं। एपोप्टोसिस करवाता है ना, अभी पढ़ा ना अपन ने कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे से अपोप्टोसिस करवाता है। मतलब अगर किसी सेल को बाहर से सिग्नल आता है तो वो ये फैक्टर लेकर आता है। ओके, चलो तो क्या करवाता है, अपोप्टोसिस करवाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये वाला, क्या नंबर दूं, 4 5 फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिर्फ ये वाला, ये तो हम देख चुके हैं। Which of the following is involved in the intrinsic pathway of apoptosis? Which of the following is involved in intrinsic pathway of apoptosis?